बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट की डिमांड पे वही न्यू लेक्चर है और न्यू लेक्चर में फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रेंच मूवमेंट या फ्रेंच कैंपेन इन फ्रांस और उसके काजेस एंड इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर है। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑब्लिक फ्रेंच मूवमेंट और ऑब्लिक फ्रेंच कैंपेन एंड इट्स काजेस एंड इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। और तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर एंड इट्स इम्पैक्ट एंड काजेस है। यानी आज फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली यानी क्या चीज़ था और क्या नहीं था और उसके काजेस क्या हुए थे यानी उसकी वजूहात या फैक्टर्स क्या थे और उसका फिर इम्पैक्ट्स क्या है, यानी उसका इम्पैक्ट क्या है इंग्लिश लिटरेचर पे। बहुत सारी इंग्लिश लिटरेचर की लिखाई और बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो है मरहूम मिन्नत है और इसकी वजह से मुख्तलिफ राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू और उसका जो है आउटलुक जो है चेंज हुआ था। तो इसी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या जो है क्लासिसिज्म या रोमांटिसिज्म, इन मोमेंट्स के बारे में जो है इंग्लिश लिटरेचर को सही अंदाज से समझना यानी समझने के लिए ज़रूरी है कि इन मोमेंट्स के बारे में भी आपको मालूमात हो। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था। ये रेवोल्यूशन कहते हैं बेसिकली इनकलाब को या जो है यानी फाइट को या रिएक्शन को या जो है बगावत को कहा जाता है। द रेवोल्यूशन वाज अ रिएक्शन एंड रिवोल्ट अगेंस्ट अप्रेशन इन फ्रांस के अंदर जो जुल्म बर्बरियत बढ़ गई थी उसके खिलाफ एक रद्दअमल था या रिवोल्ट था, बगावत थी या एक किस्म का एक रिएक्शन या रद्दअमल था लोगों का। ये किस किस्म की यानी जुल्म बढ़ गई थी। इट वाज अ टाइम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। वहाँ जो समाजी यानी सोशल हायरार्की या सोशल समाजी दर्जाबंदियों में इन इक्वालिटीज़ थी यानी गैर मसावत पनता एंड पॉलिटिकल चेंज। और जो पॉलिटिकल चेंज था इन फ्रांस एंड इट्स रीजन दैट बिगिन इन 1789। तो इसकी शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन की 1789 में हुई थी। ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है। एंड एंडेड इन 1799 यानी 1799 में उसका इख्तिताम हुआ था। और ये किस कंट्री और किस प्लेस पे हुआ था? फ्रांस के अंदर। इट वाज इंस्पायर्ड बाय लिबरल एंड रेडिकल आइडियाज़। और ये बेसिकली किन लोगों की वजह से ये लोग इंस्पायर हो गए थे? यानी लिबरल जो आज़ाद ख्याल थे एंड रेडिकल आइडियाज़ और एक्सट्रीमिज़म बेस आइडियाज़ पे या शिद्दत पसंद नज़रियात पे बिलीव रखने वाले लोगों ने क्या किया, इससे मुतासर होके दैट ओवरथ्रोन मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन फ्रांस। और जिसने फ्रांस के यानी मोनार्की या बादशाहत का जो यानी हुकूमत का तरीक़ाकार था उसको जो है का तख्ता उल्टा दिया। तो ये बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेफिनेशन में आप लोग लिख सकते हैं कि इट वाज बेसिकली अ रिएक्शन एंड रिवॉल्ट अगेंस्ट ऑपरेशन इन फ्रांस। और ये फ्रांस के अंदर और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1789 में। ये जहन में रखनी चाहिए। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर आ चुका था तो उसके वजूहात या फैक्टर्स क्या थे? तो सबसे पहले आप लोग जहन में रखें कि इसके फैक्टर्स जो थे वो 7 मेन फैक्टर थे। यानी कौन कौन से 7 मेन फैक्टर थे? जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग नज़र आ रहा है। यानी नंबर 1 सोशल इनइक्वालिटी थी। यानी फ्रांस हैड अ रिजिड सोशल हायरार्की विद द क्लर्जी एंड नोबिलिटी enjoying privileges while the common people suffered from heavy taxes and poverty। यानी सोशल इनइक्वालिटी यानी समाजी या मुआशरती नाइंसाफ़ी थी या गैर मसावत पन था। फ्रांस में बहुत सख्त किस्म का उस वक्त एक समाजी यानी दर्जाबंदी थी जहाँ पे क्लर्जी लोग या चर्च से रिलेटेड लोग या पॉप या जो यानी मतलब है उनके नाम यानी वो यानी क्लर्जी मैन होते हैं या जिसके जो है यानी वो राहिब वगैरह होते हैं उनको काफ़ी मराहत हासिल थे एंड नोबेलिटी और उनके शरफा को यानी इलीट क्लास को और इंजॉइंग प्रिविलेजेस वो काफ़ी मराहत जो थे यानी प्रिविलेजेस को इंजॉय कर रहे थे। लेकिन जो कॉमन पीपल थे वो हैवी टैक्सेस और पॉवर्टी गुर्बत के शिकार थे जिसकी वजह से समाजी नाइंसाफ़ी की बिना पे लोगों के अंदर बगावत का जो था वो यानी मादा ऊपर चढ़ रहा था। इसी तरह सेकंड जो था फाइनेंशियल क्राइसिस यानी मादी बहरान भी था या माली बहरान भी था। फ्रांस इकोनॉमी वाज इन द शैम्बल्स ड्यू टू द डेब्ट फ्रॉम वॉर। यानी कई जंगों के में
यानी जंगों के यानी मकरूज होने के नाते वो बिल्कुल उसकी इकॉनमी या मईशत जो थी वो डूब चुकी थी। एंड लेविश स्पेंडिंग बाय द मोनार्की, या उसकी जो यानी बेतहाशा खर्च जो यानी बादशाहत का सिस्टम वहाँ करता था, और इस तरह हाई टैक्सेस बर्डन द लोअर क्लासेस, और इन हाई टैक्सेस ने फिर उस टाइम में क्या किया था, लोअर क्लासेस या गरीब लोगों का जीना हराम किया था, और जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस जो थी वो बढ़ गई थी। ये सेकंड मेन काज था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। थर्ड मेन काज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज इनलाइटमेंट आइडियाज। ऐसे आइडियाज थे यानी ऐसे इनलाइटमेंट या रोशन ख्याल यानी ऐसे आइडियाज थे जो जिसकी वजह से लोग मुतासर होकर जो है रेवोल्यूशन या इनकलाब की जानिब बढ़े। यानी इनलाइटमेंट फिलासफर लाइक रोसियो एंड वोल्टेयर इंस्पायर्ड अ डिजायर फॉर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यानी इन लोगों ने जो है लोगों को आज़ादी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो यानी दर्स दिया था, यही नारा और यही स्लोगन उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है आम होने लगा, फोस्टरिंग अ रेवोल्यूशनरी स्पिरिट। और इस चीज़ ने रेवोल्यूशनरी स्पिरिट या जज्बे को जो है एक हवा दे दी। इस तरह फोर्थ मेन जो काज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन था यानी इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले अमेरिकन का रेवोल्यूशन गुजर चुका था और उसका इम्पैक्ट भी फ्रांस लोगों पे आ चुका था। द सक्सेस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन अगेंस्ट यानी ब्रिटिश रूल, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ था। इंस्पायर्ड द फ्रेंच टू सीक देयर ओन फ्रीडम, और इनने फ्रेंच लोगों को भी इस चीज़ पे आमादा किया कि वो अपनी फ्रीडम या आज़ादी के लिए जो है क्या करे, यानी जंग यानी बगावत करे या जो है कंपेन चलाए या मूवमेंट चलाए। इसी तरह फिफ्थ नंबर या फिफ्थ मेन काज ऑफ यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो पॉलिटिकल करप्शन था। यानी वहाँ पे सियासी यानी करप्शन हो रही थी। द मोनार्की एब्सोल्यूट पावर एंड करप्शन विद इन द गवर्नमेंट लेड टू डिसकंटेंट। यानी वहाँ जो सिस्टम था मोनार्की सिस्टम था, यानी बादशाह थी और उसके पास इंतहाई यानी ज़्यादा पावर थी, एब्सोल्यूट मुतलकुल-अनान ताकत थी, और उसके करप्शन की वजह से विद इन द गवर्नमेंट लेड टू डिसकंटेंट, अवामों का जो है यानी सब्र का मादा जो था फिर लबरेज हो गया। और सिक्स नंबर पे जो है यानी फेमिन, यानी फेमिन से क्या मुराद है, यानी क्रॉप फेल्योर एंड फूड शॉर्टेज। उस वक्त जो थे यानी फसलें जो थी यानी नाकाम हुई थी, यानी कम हुई थी, और फूड शॉर्टेजेस भी थे। इन द लेट 1780s एक्सरबरेटेड द सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल, और इस चीज़ ने एक्सेलरेट किया था या इस चीज़ ने बढ़ाया था या इंक्रीज किया था, यानी एक्सरबेटेड किया था किस चीज़ को, द सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों की ज़िंदगी को इसने जो है यानी जब फूड की शार्टेज हो, यानी क्रॉप भी सही नहीं हुए हो, फसलें भी सही नहीं हो, तो आम बंदा उससे बहुत मुतासर होता है, यानी इन्फ्लेशन का रेट बढ़ जाता है। तो बेसिकली यानी ये भी एक मेन काज था। इस तरह सेवन जो मेन काज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो वीक लीडरशिप थी उस टाइम की। यानी उस वक्त किंग कौन था, यानी किंग लुइस और यानी 16 नंबर का यानी इन इफेक्टिव रूल था एंड इन डिसीजन, और उसके जो है ना फैसला लेते हुए और इन इफेक्टिव रूल की वजह से उसने इस सिचुएशन को यानी वर्सन किया था, इस क्राइसिस को, जिसकी वजह से रेवोल्यूशन की हवा जो थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। और ये जो थी यानी 16 नंबर का जो वो यानी किंग था 16 नंबर पे, यानी किंग लुइस जो था, जिसके इन इफेक्टिव रूल की वजह से काफ़ी यानी सिचुएशन जो थी वो वर्सन हो गई थी। अब ये तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन और काजेज मैंने बताया। और फिर जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाता है तो इसके आफ्टर मार्च सिचुएशन या उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके इम्पैक्ट्स फिर लिटरेचर पे क्या होता है, यानी इट्स इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर थर्ड नंबर पे। यानी उसमें के बाद जो है यानी इसी वजह से यानी इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से जो है मेन चीज़ आते हैं। यानी इससे पहले क्लासिसिज्म का दौर था और क्लासिकल जो है रूल्स चल रहे थे, लेकिन इसमें यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद रोमांटिसिज्म मार्ज वजूद में आता है। और रोमांटिसिज्म में रोमांटिक स्पोर्ट्स की जो है यानी ये कहाँ से ये चीज़ उन्हें आती है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इंडिविजुअलिज्म इन्फ्लुएंस द रोमांटिक पोएट्स इन इंग्लैंड। इसने रोमांटिक स्पोर्ट्स को उसकी इनफरादियत, इंडिविजुअलिज्म सिखा दी, लिबर्टी आज़ादी सिखा दी। दे सेलिब्रेटेड नेचर, और इस तरह उसने नेचर को यानी फितरत को ज़्यादा तवज्जो दी, फ्रीडम एक्सप्रेशन को एंड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, और यानी इनफरादी कुव्वतों को या फ़र्द वाहिद के यानी राइट्स को उन्होंने काफ़ी यानी तवज्जो दी।
और प्रेफरेंस दिया, जिसकी वजह से यानी उसका सबसे पहला रिएक्शन के तौर पर इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिसिज्म का पीरियड शुरू हुआ था। फॉर एग्जाम्पल यानी विलियम वर्ड्सवर्थ लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स above the Tinter Abbey, यानी ये जो लाइंस आप उसको स्टडी करेंगे तो इसके अंदर यही यानी नेचर, फ्रीडम और राइट्स ऑफ इंडिविजुअल और इसके अंदर जो है रोमांटिसिज्म की जो है आपको स्मेल नज़र आएगी। इसी तरह यानी ये तो फर्स्ट वो था। इसके बाद लिटरेचर में लोग पॉलिटिकल राइटिंग भी करते रहे यानी और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, और वो पॉलिटिकल राइटिंग यानी सियासी लिखना यानी मैनी इंग्लिश राइटर्स सच एज थॉमस पेनी विद द राइट्स ऑफ मैन जो उसने लिखा था, सपोर्टेड द फ्रेंच रेवोल्यूशन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन देयर राइटिंग। उसने अपने यानी राइटिंग्स में यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल या जमहूरी उसूलों को जो है पसंद किया था, और इसी वजह से मुख्तलिफ राइटिंग जो थी वो पॉलिटिकल राइटिंग में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह ये तो सेकंड था। अब थर्ड नंबर पे यानी किस किस्म की राइटिंग थी? गॉथिक लिटरेचर यानी गॉथिक ड्राउनी लिटरेचर या जो हॉरिंग लिटरेचर होते हैं यानी द अपहेवल एंड द क्यास ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बदनज़मी की वजह से प्रोवाइडेड अ बैकड्रॉप फॉर गॉथिक लिटरेचर सीन इन वर्क्स लाइक मैरी शेले यानी फ्रैंकस्टन where the monster symbolizes the uncontrollable consequences of revolution for where इन ये बेसिकली जो गॉथिक लिटरेचर था ये भी इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की मरहूम मिन्नत था। इसके बाद जो था यानी फोर्थ नंबर पे यानी सेटायर भी यानी किस चीज़ की वजह से आ चुका है इंग्लिश लिटरेचर में, यानी बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक रिजल्ट है। इंग्लिश राइटर लाइक जेन ऑस्टन इन द नॉर्थेंजर Abbey used satires to comment on the societal changes brought about by the revolution। यानी इसमें जो जेन ऑस्टन अपने इसी वर्क में यानी सेटेरिकल वर्क में सोसाइटल या माशरती चेंजेस के बारे में कहती है कि ये रेवोल्यूशन से आया, तो ये सेटेरिकल वर्क भी या सेटायर बेस राइटिंग जो थी इंग्लिश लिटरेचर में ये भी रेवोल्यूशन की मरहूम मिन्नत थी। इसी तरह यानी फिफ्थ नंबर पे हिस्टोरिकल नावल यानी तारीखी नावल का जो यानी मतलब है रिजल्ट, ये तारीखी नावल्स जो इंग्लिश लिटरेचर में निकल गए ये भी रेवोल्यूशन के मरहूम मिन्नत थे। यानी ऑथर्स लाइक वाल्टर स्कॉट explored the historical aspect of the French Revolution in novels such as A Tale of Two Cities by Charles Dickens। यानी चार्ल्स डिकन की इस नावल में अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में यानी काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्ट्स बयान किए गए। तो ये हिस्टोरिकल नावल जो थे इंग्लिश लिटरेचर में ये भी बेसिकली एक रिजल्ट था किस चीज़ का? उस फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन की फोर्थ नंबर पे कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। इन समरी आर एज अ सीक्वल ऑफ द अबव द फ्रेंच रेवोल्यूशन काजेज वर रूटेड इन सोशल इनइक्वालिटी यानी समाजी यानी गैर मसावत पंथा, फाइनेंशियल क्राइसिस थे एंड द इनलाइटमेंट फिलासफी थी, जिसकी वजह से ये फैक्टर्स जो थे यानी जो काफ़ी मेन यानी 7 फैक्टर्स मैंने बताए थे यही मेन फैक्टर थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और बेसिकली क्या था कि लोगों का जीना हराम हो गया था और जो उसका उमरा तबका था या हुक्मरान तबका था वो अपने मज़े की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, अवाम जो थे पिसते रहते थे। तो इसी वजह से यानी रेवोल्यूशन की तरफ लोग चले गए। तो जब रेवोल्यूशन हो गया उसके बाद उसकी इम्पैक्ट जो है यानी इट्स इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर इज़ एविडेंट इन द एमरजेंस ऑफ रोमांटिसिज्म। तो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे पहला जो यानी मतलब रिजल्ट था वो रोमांटिसिज्म की तरफ यानी क्लासिसिज्म से यानी पॉइंट ऑफ व्यू या पॉइंट ऑफ डायरेक्शन जो है या जो है डायरेक्शन ऑफ लिटरेचर जो है वो चेंज होता है यानी क्लासिसिज्म से रोमांटिसिज्म की जाने और पॉलिटिकल राइटिंग्स हो जाती है, गॉथिक लिटरेचर आ जाता है, सेटायरिकल वर्क आ जाता है एंड हिस्टोरिकल नावल्स आ जाते हैं दैट रिफ्लेक्ट द रिवोल्यूशनरी स्पिरिट, जिसने इस यानी इनकलाबी स्पिरिट को या जज्बे को की अक्कासी की है एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस और उसके नताइज का। तो ये बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में था। आप लोग को जिस टॉपिक के बारे में भी कन्फ्यूजन हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इंशाल्लाह अज़ीज़ आप लोग को मैं डिमांड पे भी लेक्चर पेश करूंगा। और तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह एब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप है, इसी टाइटल पे हमारा जो है फेसबुक पेज भी है, उसको आप लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं और हमारे यानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।